तो नमस्ते बच्चों। होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके होंगे, जिसके अंदर मैंने आपको मेंसेस साइकिल बताई, स्ट्रक्चर्स बताए, oocyte के, स्पर्म्स के, गैमेटोजेनेसिस बताए, सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे से एक एक चीज को समझिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी की लाइनिंग। होप आपको पसंद आए। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से। जैसे कि सिंपल सी बात यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के अंदर। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसेमिनेशन। कोपुलेशन मत लिखना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको अपन क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है बेटा, इससे भी मिस्टेक हो जाती है। फिर इसके बाद अपन आगे आते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली, टेल आ गई थी ना, टेल आने के बाद में तो स्विम करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया था। और सबसे पहले वजाइना से कहां जाएंगे वो? सर्विक्स की तरफ। तो पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर यहां पर अपन बात करें कि फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में हो रहा है, ये अपने को पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में हो रहा है। अगर टीचर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको आंसर दे दो कि हमें आता है। सिंपल सी बात। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स। तो ये बात अपने को आई गई है समझ में। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके आगे देखते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। देख बेटा, एक पिज्जा की दुकान है, वहां पर पिज्जा मिलता है और पिज्जा खाना है। एक पिज्जा पड़ा हुआ है, अगर तुम जाओगे तो तुम खा लोगे और तुम्हारा दोस्त जाएगा तो तुम्हारा दोस्त खा लेगा। लेकिन दोनों एक साथ पहुंचे तो ही तो आप शेयर कर पाओगे। तो यहां पर भी सेम चीज है, फर्टिलाइजेशन तभी होना है जब ओवम भी वहां पर एम्पुलरी रीजन में आ रहा है और स्पर्म भी आ रहा है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि ओवम आ गया और वहां पर स्पर्म का वेट कर रहा है तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, डिग्रेड हो जाएगा 24-48 आवर्स में। तो so this is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy। तो ये बात बेटा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, क्या all copulation leads to fertilization? तो आपको उसको रॉन्ग करना है। सारे कोपुलेशन नहीं होंगे, केवल वही कोपुलेशन होगा जब ये साइमल्टेनियसली उस एरिया में पहुंच रहे हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये बात आई बेटा समझ में? इस पैराग्राफ में कोई डाउट मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी के अंदर। देखिए इसके आगे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। स्पर्म आया बेटा और वो किसके कांटेक्ट में आ चुका है? जोना पेलुसिडा के। तो यहां पर समझिए बेटा, सेकेंडरी oocyte है ये आपका। तो ये आपका सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocytes में बेटा बाहर की तरफ ये लेयर है, दिस लेयर इज योर जोना पेलुसिडा। और इसके बाहर आप देखेंगे कुछ कोरोना रेडिएटिंग सेल्स इस तरीके से, जो रेडियली अरेंज्ड है। कोई नए सेल नहीं है, ये आपके वही ग्रेनुलोसा है जो स्टॉक लाइक अपीयरेंस में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में रेडियली अरेंज्ड होकर कोरोना रेडिएटा बना देते हैं। बीच में यहाँ पर इनके हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, चिपकाने में मदद करता है। क्लियर? यहाँ तक आई बात समझ में? तो देखिए स्पर्म क्या कर रहा है बेटा, स्पर्म लाइसिन निकाल रहा है। स्पर्म ने स्पर्म लाइसिन निकाली, जिसके अंदर पहली स्पर्म लाइसिन अपन देखते हैं तो हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज, हाई करना तो आता ही है ना, हेलो हाई वाला। तो हाइलुरोनिडेज। सेकंड है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो दूसरी हो गई आपकी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तीसरी हो गई यहां पर आपकी जोना लाइसिन एंजाइम। तो थर्ड हो गई जोना लाइसिन। तीन एंजाइम बेटा यहां पर होती है, जिनको आप स्पर्म लाइसिन कहते हैं। जोना लाइसिन को आप एक्रोसिन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब स्पर्म यहां से आ रहा है
तो स्पर्म सबसे पहले तो हाइलुरोनिडेज की वजह से, ये हाइलुरोनिक एसिड है, इसको डिसोल्व कर देगा। इसको डिसोल्व किया कौन सी एंजाइम यूज में आई? हाइलुरोनिडेज। फिर ये कोरोना रेडिएटा है, इनको डिसोल्व करना है तो इसके लिए कौन सी यूज में आई? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और आकर बेटा यहाँ जोना पेलुसिडा पर इस तरीके से ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर जब अटैच होता है तो जोना लाइसिन एंजाइम यहाँ पर यूज में आ गई है। अब देखो स्पर्म इसके कांटेक्ट में आ गया, इसके कांटेक्ट की वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके ऊ साइड की, इसके अंदर बेटा चेंजेस आ जाते हैं और उन चेंजेस को बोलते हैं अपन फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक इसमें क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम का। किसका इन्फ्लक्स हो जाएगा? सोडियम का। तो बेटा यहां पर आपने रैपिड इन्फ्लक्स कर दिया सोडियम का। अब जैसे ही बेटा सोडियम इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, यहां पर मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले सपोज ये आपका oocyte है, इसके अंदर ये बहुत सारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ऐसे, दिस आर द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ये अपने को देखने को मिलते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो बहुत सारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। तो यहां पर जैसे ही सोडियम इन्फ्लक्स होता है तो अंदर बहुत सारे कैल्शियम रिलीज हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसकी वजह से ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं पेरीविटलाइन स्पेस की तरफ जाने लग जाते हैं। पहले तो यहाँ पर देखो पोलरिटी चेंज हो गई, सोडियम जैसे ही अंदर गया मेम्ब्रेन पोलरिटी डीपोलराइज हो गई, तो ये तो फास्ट ब्लॉक हो गया। ये तो आपको आई गया समझ में, रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, तो मेम्ब्रेन जो जो फास्ट ब्लॉक होता है ना बेटा, वो ऊ प्लाज्मो में हो रहा है, ऊ लेमा में हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत काम की चीज है। कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझो, अच्छे से समझो, आएगा समझ में। तो ऊ लेमा के अंदर क्या हुआ? फास्ट ब्लॉक हुआ। स्लो ब्लॉक जो होता है वो जोना पेलुसिडा में होता है। स्लो ब्लॉक कहां पर हो रहा है? जोना पेलुसिडा। भैया ये बताइए कि इस जोना पेलुसिडा को पता कैसे चला कि अपने स्पर्म्स को ही, मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ना, कैसे पता चला कि अपना स्पर्म आया? तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। वो इसकी एंट्री के लिए होते हैं। स्वागत में खड़े रहते हैं ना, बारात के स्वागत के लिए जैसे लोग खड़े रहते हैं कि हाँ ये अपना आदमी है या नहीं, इसको आने दूं या नहीं आने दूं, वैसे ही यहाँ पर जोना पेलुसिडा के लिए कि ये अपना आदमी है या नहीं, ये स्पर्म्स जो आ रहा है ये मेल का ही है, ह्यूमन का ही है, वो सारी चीजें पता करना जरूरी होता है। तो उसके लिए रिसेप्टर से ZP3 रिसेप्टर, अदर स्पीशीज के यहाँ पर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। अब क्या हुआ, कैल्शियम भरा तो इसको धक्का दिया, इस कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने कुछ एंजाइम्स बनाई जो यहाँ पर आ गई पेरीविटलाइन स्पेस पे। तो ये विटलाइन स्पेस क्या हो जाती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है, ऐसे बढ़ जाएगी यहाँ पर, और ये जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देगी। जोना पेलुसिडा को क्या कर देती है एंजाइम? हार्ड कर देती है, हार्डनिंग हो गई इसकी। तो यहाँ जोना पेलुसिडा की जैसे ही बेटा हार्डनिंग हो जाएगी तो आप ये समझिए कि अब पोलिस्पर्मी हो ही नहीं सकती, अब कोई अदर स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। एक बार फिर से समझो, कोई जल्दी नहीं है, अपने को चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर सीमेंटिंग सब्सटेंस लगा हुआ है जिसको आपने क्या बोला? हाइलुरोनिक एसिड। आपके जो स्पर्म लाइसिन है, एक्रोसोम जो स्पर्म्स के अंदर एंजाइम है, उन्होंने सबसे पहले रिलीज किया हाइलुरोनिडेज, इस सीमेंटिंग सब्सटेंस को हटाया। फिर आई कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जिसने इस कोरोना रेडिएटा के सारे सेल्स को, ये जितने भी सेल्स हैं इनमें से इनको डिलीट करना चालू किया, और यहाँ से पेनिट्रेट होकर आई किसके पास में? जोना लाइसिन के पास में, और जोना पेलुसिडा के पास में। तो जोना लाइसिन ने वहां पर एंट्री करवाई स्पर्म्स की। स्पर्म की एंट्री की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, बहुत सारे सोडियम अंदर गए। मेम्ब्रेन का तो आपको पता ही, बाइलिपिड लेयर होती है, तो ये वो प्लाज्मा भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक तरीके से। इसके बाहर वाली जो होती है ना जोना पेलुसिडा, और इसके बीच की स्पेस को पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। ये यहाँ पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन अपन बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक स्पेस होती है जहाँ लिक्विड भरा हुआ है। फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है ना, वो भी यहीं पर रिलीज होती है। जब आपका मियोसिस 1 हुआ था कंप्लीट, तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहीं पर रिलीज हुई, ये बात आप ध्यान रखिएगा, पेरीविटलाइन स्पेस में, ओवरी के अंदर। इज इट क्लियर? ये बात आपको आ रही है समझ में? तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट पोलर बॉडी पड़ी हुई है, ये आपका सेकेंडरी oocyte से ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सोडियम के इन्फ्लक्स हो गए, मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन हो गया, तो ये तो हो गया फास्ट ब्लॉक, विद इन अ सेकेंड हो जाते हैं ये तो। स्लो ब्लॉक में कुछ मतलब मिनट्स अपन मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स हैं आपके कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्रोटीनियस होते हैं,
ये आपके इस स्पेस में आ जाते हैं, एंजाइम्स को बनाते हैं जो जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं। अब यार गेट हार्ड हो गया तो कैसे अंदर आओगे, बताओ आप। सिंपल। शादी में कोई फर्जी इंसान आया है और फर्जी इंसान के लिए आपने दो चार इंसान को वहां खड़ा कर दिया है, कैसे अंदर आएगा? तो वैसे ही इसने अपनी हार्डनिंग कर दी, यहाँ पर गेट ही बंद कर दिया तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तो सिंपल से कुछ चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की रिएक्शन हुई, एक तो आपका फास्ट ब्लॉक हुआ और दूसरा आपका स्लो ब्लॉक हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है ना यहाँ तक? तो ये क्या कर रहे हैं, induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms। तो ये बेटा अपने को पता होना चाहिए। Thus it ensures that only one sperms can fertilize an ovum। बहुत सारे आगे तो बेटा क्रोमोसोम नंबर नन क्या पता क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे वहां पर, अपन ह्यूमन की जगह क्या पता क्या बन जाए, दानव बन जाए। दानव थोड़ी बनना, अपने को ह्यूमन ही बनाना है। इसलिए एक स्पर्म आएगा, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, उसके 23 है मिल गए और बन गए। The secretion of acrosome help the sperm enters the cytoplasm of the ovum through zona pellucida and plasma membrane। ये तो आएगी बात समझ में। This induces the completion of meiotic division of secondary oocyte। यहाँ पर बेटा क्या होता है, जब स्पर्म अंदर जाता है ना तो एक कॉम्प्लेक्स रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एपीसी। जैसे ये स्पर्म अंदर गया, इसने एपीसी रिलीज किया और वहां पर आपका सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ओवम के अंदर। अभी जाइगोट नहीं बना है, मतलब आप ये समझिए ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन बन रहा है। जाइगोट तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद में बनेगा। ओवम इज एन नंबर, ओवम को आप 2n मत कर देना, ओवम का नंबर n होता है, जाइगोट का 2 होता है। तो ये मियोसिस 2 कब कंप्लीट हो रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब तक न्यूक्लियस पूरे नहीं मिलेंगे तब तक कैसे होगा। तो ये एपीसी होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। आपका क्या होता है, मियोसिस 2 मेटाफेज में रुक गया था वो जेनेसिस, उसको कंटिन्यू किया यहाँ पर एपीसी के रिलीज के द्वारा। आई कुछ बात समझ में? बाकी डिवीजन, सेकंड डिवीजन भी क्या होता है, अनइक्वली होगा, एक पोलर बॉडी बनेगी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote। Zygote diploid ही होगा। How many chromosome in zygote 2 and 46 through the zona pellucida and the plasma membrane। तो ये अपने को पूरा समझ में आ चुका है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा, जब आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। क्या फास्ट ब्लॉक होता है, क्या स्लो ब्लॉक होता है, इसको अच्छे से पढ़ लो, कोई टफ नहीं है। और सिंपल से यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन इसके आगे चलते हैं, देखो एनसीईआरटी आगे क्या बोलती है। एनसीईआरटी कह रहे हैं कि वन हैज टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, बेबी का सेक्स वैसे ध्यान रखना, मेल के क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे, फीमेल के नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है, वो तो फीमेल ही बनाएगी। एक्स वाई किसके पास में, मेल के पास में। So as you know, the chromosome pattern in the human female is XX and male is XY. Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the chromosome X, where in the male gametes the chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of sperm carry X chromosome and 50% carry Y chromosome। ये तो अपने को पता ही है। After fusion of male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY। फ्यूजन हुआ देख, इस ये मिला तो XX हो जाएगा, ये मिल गया तो XY भी हो सकता है। मतलब 50-50% चांसेस है, एक्स एक्स भी हो सकता है और एक्स वाई भी हो सकता है। एक्स वाई हुआ तो मैल हुआ और एक्स एस हुआ तो गुड़िया हुई। सिंपल सी बात है, आया कुछ समझ में? अगर एक्स एक्स जुड़ रहा है तो गुड़िया आ गई है, एक्स वाई जुड़ रहा है अपना बाबू आ गया है। तो ये बात आप ध्यान रखना इसके अंदर। द zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male। ये ध्यान रखना। That is why scientifically it is correct to say that sex of baby is determined by the father, not by the mother। बहुत से बच्चे ये भी गलती कराते हैं, वहां पर मदर लिखाते हैं, बेटा ये मिस्टेक मत करना तुम बच्चों, तुम सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, अच्छे से लेक्चर को पढ़ रहे हो, तो ये मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बातें हो गई जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखो एम्ब्रियोजेनेसिस में ये क्या बोल रहा है, तो अपन एम्ब्रियोजेनेसिस भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं आउटलाइन से, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि अपने पास में तो एक सेल है और एक सेल से अपने को मल्टीपल सेल्स बनाने हैं। तो एक के दो बनाओ, दो के चार बनाओ, चार के आठ बनाओ, इस तरीके से बनाओ। वैसे एनसीईआरटी 2 4 8 16 देती है, लेकिन अपने ह्यूमन के अंदर 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, असिंक्रोनस डिवीजन होता है। लेकिन अपने को एनसीईआरटी जो लिखती है वो देख लेते हैं।
The mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage. क्लीवेज का मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ पर न्यूक्लियस का रेशियो तो बढ़ रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का रेशियो यहाँ पर आपको इंक्रीज नहीं दिखेगा। साइटोप्लाज्म कंटेंट सेम है, मतलब जो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं उनकी साइज में कोई चेंजेस नहीं, वो जाइगोट से छोटे छोटे। सपोज ये जाइगोट है बेटा, ये एक जाइगोट, और इसने 4 सेल बना दिए, अपनी ही साइज को बड़ा कर नहीं बनाए, जितनी इसकी साइज है उतनी इसकी साइज है, तो ब्लास्टोमियर की साइज तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने को पता होना चाहिए। 2 4 8 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला। तो मोरूला के बारे में पूछा जाता है बेटा। 8 से 16 सेल्स हो जाते हैं, एक सोलिड मास होता है इस तरीके से, तो ये सोलिड मास ऑफ सेल्स है, इसको आप मोरूला बोलेंगे। और अगर इसके सेल्स इस तरीके से रीअरेंज्ड हो गए और बीच में कैविटी बन गई, जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोल रहे हैं, तो ये आपका ब्लास्टोला बन जाता है। ह्यूमन के अंदर इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो blastomere is called a morula. The morula continue to divide and transform into blastocyst. As it move further in the uterus, the blastomere and the blastocyst are arranged into the outer layer called trophoblast. ये बार वाली जो बनी ना, इसको आप बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाली इनर सेल मास होती है जो आपकी स्टेम सेल है। अगर कोई आपसे पूछ ले पूरा एम्ब्रियो कौन बनाएगा, तो पूरा एम्ब्रियो जो बनाएगा वो इनर सेल मास बनाएंगे। क्लियर? An inner group of cell attached to the trophoblast called inner cell mass. ये पता होना चाहिए, ये आपकी स्टेम सेल है, इनर सेल मास। पूरा एम्ब्रियो यही डेवलप करते हैं। The trophoblast layer then gets attached to the endometrium. कोरियन वगैरह बनाएंगे और वहां पर जाकर जुड़ जाएंगे। And the inner cell mass get differentiated as embryo. यहाँ पर एम्ब्रियो उन्होंने बना दिया। After attachment, the uterine cell divides rapidly and cover the blastocyst. जैसे ही, मतलब आप इस लाइन को मतलब समझिए, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है ये पूरी तरीके से अंदर एम्बेडेड हो जाता है। ये आपके यूटेराइन के ये एंडोमेट्रियम है, ये प्लेसेंटा है और ये आपका एम्ब्रियो है। तो इसके सेल्स ऐसे ऐसे डिवाइड करके एक पूरी कवरिंग बना देते हैं, जिसको आप बोलते हैं डेसिडुआ लेयर। ये आपका बेसिलिस है, पेराइटलिस है और वेस्कुलरिस वगैरह होती है। तो इस तरीके से पूरा एम्ब्रियो को इस तरीके से एम्बेडेड कर देती है। तो क्या आप बता रहे हैं, द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस। As the result, blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus. ये ध्यान रखना, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ एम्बेडेड हो जाता है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ये अपने को पता होना चाहिए। और इसको अपन बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू अ प्रेगनेंसी। यहाँ पर आपको एससीजी डिटेक्ट होता है हार्मोन यूरिन के अंदर। आफ्टर इम्प्लांटेशन, प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। कोरियन विलाय बन जाएंगे, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। Is it clear? Which is surrounded by the uterine tissue and maternal blood. Uterine tissue become interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. तो यहाँ तक बेटा आप लोगों को मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आई होगी। ये कोरियोनिक विलाय ये जाकर आपके इस तरीके से जुड़ गया और इन्होंने क्या फॉर्म किया है, प्लेसेंटा। कोरियोनिक विलाय किससे जाकर जुड़ा है, ये जाकर जुड़ा है आपके एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। आई समझ में? तो चलो अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, इसके आगे अपन जो समझने वाले हैं, इसके अंदर काफी अच्छी चीज इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पर इम्प्लांटेशन आपके कोरियोनिक विलाय ने किया है। कोरियोनिक विलाय जाकर जुड़ गए आपके एंडोमेट्रियम से, और एंडोमेट्रियम से जाकर उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया है, प्लेसेंटा फॉर्म कर दिया है। क्लियर? तो प्लेसेंटा यहाँ पर आपका बन चुका है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, करेगा ही करेगा। प्लेसेंटा के अंदर ध्यान रखना 100% ब्लड फीटस का होता है एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, यानी कि प्लेसेंटा ही उसका माउथ हो गया, प्लेसेंटा ही उसका लंग्स हो गया। एंड द रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी कि अगर कोई किडनी भी पूछ ले फीटस की तो कौन सी है बेटा, प्लेसेंटा ही है। सारा काम वही कर रही है ना इसके अंदर। तो देखो क्वेश्चंस घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड बनती है which leads in transport of the substance to and from
एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो की तरफ कोई अच्छी चीज आनी है वो भी आपके इसी के थ्रू आ रही है। यहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स होती है, ब्लड के थ्रू ही आएगी सारी चीजें, इस अम्बिलिकल कोड में होती है। तो एम्ब्रियो उसको लेगा और यहाँ से वेस्ट को उधर भेज देगा। तो ये सारी चीजें बेटा यहीं पर चल रही है, टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यूज, टेम्परेरी ग्लैंड है बेटा। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। एक तो हो गया एससीजी, ये एससीजी जो होता है ना बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम जो आपको देखने को मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियम बेटा इसके अंदर मेंटेन रह पाता है, वरना तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा और प्रेगनेंसी तो वहां पर मिसकैरेज हो जाएगी। यानी कि इसने फंक्शन टेक ओवर किया एलएच का। उसके बाद आप देखिए एचपीएल, ये दूध वगैरह लैक्टेशन में बहुत काम में आता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का ये फंक्शन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। In a later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. देखो आपकी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है वो जुड़ी हुई है। अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा जुड़ी हुई है तो आप समझिए, सपोज ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इस तरीके से फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, तो इसके बीच में से प्लेसेंटा आएगा कैसे, इसको रिलैक्स करना पड़ेगा। मतलब फिटस आएगा कैसे, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। रिलैक्स के लिए यहाँ पर प्लेसेंटा ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया है, रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन की वजह से बेटा ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बाकी तो होना नहीं है। उसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस जुड़ी हुई रहती है। तो इसके आगे समझिए, let us understand that HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy। ये ध्यान रखना, बाकी ये HCG वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये तीनों हार्मोन्स पर क्वेश्चंस बनता है, कब रिलीज हो रहे हैं, ओनली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood। ये भी ध्यान रखना क्या क्या बढ़ेंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो समझ में आ गया, प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम को आपको मेंटेन करना है। कोर्टिसोल्स बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो आपके एक मेटाबॉलिज्म, मतलब जिस समय आपकी अगर मदर है तो मदर को तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना उस समय, तो एक कोर्टिसोल उस समय हेल्प कर रहा होता है। प्रोलेक्टिन आपके मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट कर रहा होता है, और थायरोक्सिन जो होता है बेटा मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि थायराइड की बीमारी ज्यादातर फीमेल्स के अंदर होती है। तो फीमेल्स के अंदर कारण ही बेटा ये, यहाँ पर सेवरल फोल्ड बन रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इस तरीके से उसके अंदर कभी कभी हार्मोनल डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? Increased production of this hormone is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। तो ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को ये सारी चीजें। ये देखिए, ये आपकी प्लेसेंटल विला है, कोरियोनिक विला यहाँ देखने को मिल रही है। ये पूरा आपका एक यूट्रस है, ये आपका फिटस है, ये अम्बिलिकल कोड हो गई ये वाली। दिस इज द अम्बिलिकल कोड। योग सेक इज द साइट फॉर इरिथ्रोपोइसिस, ये तो वेस्टिजल हो जाता है, उसके बाद में एलेंटोइस में कन्वर्ट हो जाता है। उतना डिटेल में नहीं जाना अपने को, बाकी अम्बिलिकल कोड हो गई। तो ये सारी चीजें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक एक बार रीड करना है, और जब भी आप मेरे लेक्चर को पढ़ रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी सामने ओपन रखिए, ताकि एक एक चीज आप अच्छे से समझ पाए। और जब आप चीजों को अच्छे से समझोगे तभी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, बाकी कैसे आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को यहाँ तक आया समझ में? Immediately after implantation, the inner cell mass differentiate into the outer layer called ectoderm। मतलब ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म कौन बना रहे होते हैं, आपके इनर सेल मास के सेल्स होते हैं, वही बनाते हैं। एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो भी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ आप समझिए, सबसे पहले जो, अगर इसकी यहाँ पर पूछ सकते हैं, हायरार्की पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले जो बनती है वो तो बनती है आपकी एंडोडर्म। एंडोडर्म से बनती है बेटा इसके बाद में एक्टोडर्म, और इसके बाद में बनती है आपकी मेसोडर्म। सो दिस थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यूज इन द एडल्ट। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपके एनिमल टिश्यूज के अंदर कोई एक्टोडर्म से बन रहा है, कोई एंडोडर्म से, कोई मेसोडर्म से। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cell। मैंने बताई था अभी आपको, which have the potency to give rise to all tissues and the organ। नहीं होती पोटेंसी तो बेटा आपका जो एक सिंपल सा एक सिंगल जाइगोट है, वो इतना बड़ा और इतने मल्टी सेलुलर चीजें कैसे बना था। अब देखो इसमें कौन सी चीज कब बनी है, मंथ वाइज कुछ बताया है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस इज नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड। धक 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 सुनते हैं अपन उसमें,
स्टेटोस्कोप में। जैसे आप डॉक्टर बन जाओगे तो उसके बाद आप भी यही सुनने वाले हो कि फर्स्ट साइन है ये फिटस का, लगभग लगभग ये 1 महीना लग जाता है बेटा हार्ट के उसका अच्छा डेवलप होने में। सेकेंड मंथ में उसके लिम्स आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए लिम्स आ जाएंगे सेकेंड मंथ के अंदर, डिजिट्स बन जाएगी। थर्ड मंथ के अंदर मेजर सारे ऑर्गन सिस्टम्स आ जाएंगे, गोनाइड्स वगैरह भी आ जाएंगे, सभी चीजें एक्सटर्नल जेनिटिलिया अच्छी चीजें वेल डेवलप हो जाएगी। अब पहला मूवमेंट जो नन्ना मुन्ना करने वाला है बेटा, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस और उसके हेड पर हेयर आ गए हैं। वाह कितनी अच्छी चीज है। तो ये आपको कब देखने को मिल रहा है? फिफ्थ मंथ में। और सिक्स मंथ मतलब लगभग सेकंड सेमेस्टर ट्राइमेस्टर पूरा हो गया। सेमेस्टर तो तुम्हारा उसके अंदर होगा एमबीबीएस में, यहाँ ट्राइमेस्टर हो गया। तो ये यहाँ पर पूरा हो गया, 3-3 महीनों का आप गिन लो। यहाँ पर बेटा क्या लैनुगो वगैरह आ जाते हैं, बॉडी पर हेयर आ जाते हैं। सो बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, आईलिड उसकी सेपरेट हो जाएगी, आईलैशेस बन जाएंगे। और 9 मंथ के एंड में फिटस पूरा डेवलप हो ही जाता है विच इज रेडी फॉर द डिलीवरी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, अगर 7 मंथ के आसपास भी डिलीवरी हो जाती है ना, तो भी आप फिटस को बचा सकते हैं नर्सरी के अंदर रख के। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ी है, क्योंकि ये आपका फाइनल पीरियड है, इसलिए मैं अभी ये फाइनल टाइम है मई के अंदर, तो आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। ये आपके रिवीजन टाइम भी होता है, क्योंकि लगभग सभी बच्चों का ये कोर्स हो चुका है। तो इन लेक्चर्स को अच्छे से देखें, अपना रिवाइज करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से डेवलप करें। ये सबसे बड़ा टास्क है। एनसीईआरटी ही बेटा सब कुछ है आपके जीवन में, ये बात आप याद रखिएगा इसके अंदर। तो आप जितना एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जितना आप इसको समझेंगे अच्छे से, उतने अच्छे नंबर आप बेटा इसमें स्कोर कर पाएंगे। होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स है और जो भी मेरे लिए एडवाइस है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि उन चीजों को अपन और मॉडिफाई कर पाए विच इज हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर? तो थैंक यू। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तब तक के लिए बाय बाय।